खबर नंबर 1, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने राफा के पास अबू शबाब, जो कि इजराइल के लिए काम करता था और जिसका बड़ा गैंग था, उसको असैसिनेट कर दिया। ही इज नो मोर, अबू शबाब इज नो मोर। और ये जो चिलिंग मैसेज जो रेजिस्टेंस ने भेजा है, ऑल क्लाइंट्स ऑफ इजराइल, ऑल इजरायली एजेंट्स विल मीट देयर डेथ लाइक दिस। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। खबर नंबर 2, वहीं राफा में जो 200 पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स जो टनल्स में हैं, कल उनकी मुठभेड़ इजरायली फोर्सेस से हुई, जिसमें 4 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए। पहले 3 इजरायली सोल्जर्स मारे जा चुके हैं 11 अक्टूबर के बाद। खबर नंबर 3, इजराइल ने जो हमला किया सिविलियंस में, उसमें 14 फिलिस्तीनी सिविलियन शहीद हुए, उसमें 2 बच्चे भी हैं। उसके बाद खबर नंबर 4 ईरान से संबंधित है, खबर नंबर 5 लेबनान और सीरिया से संबंधित है, और खबर नंबर 6 रशिया से, जो कि पुतिन भारत आज आए, बहुत बड़ा उसमें मैं खुलासा करने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ये डिस्क्लेमर देखिए। सीधे हम आते हैं सीधे खबरों पे, सनसनीखेज खबरें आज की। ये देखिए, सबसे पहले खबर आई, हिब्रू मीडिया ने ब्रेक किया। हिब्रू मीडिया ने यह कहा, जो कि कान हिब्रू रेडियो है, उसमें सबसे पहले सोचिए प्रसारित हुआ, और उन्होंने पूरी घटना बताई कि कैसे ट्रैप किया अबू शबाब को, और एक और जो इजरायली बैक्ड मिलिटेंट था, उसको कैसे ट्रैप किया गया। गहानी उसका नाम है, जो दूसरा था। उन दोनों को घसन अल दहानी और अबू शबाब को कैसे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने ट्रैप किया राफा में, उसको किसी बहाने बुलाया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई रिश्तेदार ही उनका जो काम इजराइल करता था पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के खिलाफ, कि रिश्तेदारों को यूज करता था, उनका सर्वेलेंस करता था, उनको ब्लैकमेल करता था, और फिर रेजिस्टेंस के लीडर्स को असैसिनेट करता था, वही काम रेजिस्टेंस ने इस बार कर दिया। उन्होंने कोई इजरायली महिला बनके, सोचिए, इजरायली महिला बनके फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की एक महिला ने अबू शबाब और ये जो दहानी है, दोनों को बुलाया, और उन लोगों को उसी जगह एम्बुश कर दिया गया। और वो लोग येलो लाइन से आगे आ गए, वो लोग रेड जोन में आ गए, उनको पता ही नहीं चला। यहां पर एक सवाल उठता है कि इजराइल जो येलो लाइन कहता है, वो एक्चुअली अनडिफाइंड है। उसके बारे में किसी को कुछ ज्यादा पता नहीं है, खुद इजरायलियों को नहीं पता है। वो कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, क्योंकि अबू शबाब और दहानी ये दोनों उस येलो लाइन के पीछे होने वाले थे। ये मतलब पीछे थे और इजरायली प्रोटेक्शन में थे। तो इन्होंने येलो लाइन क्रॉस कैसे की? क्या येलो लाइन के अंदर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने घुस के मारा? यह भी संभावना है, इसको अभी कोई नहीं बता रहा है। लेकिन आप देखिए, बड़ी घटना यह हो गई है, इससे इजराइल हिल गया। क्योंकि अभी नेतन्याहू ने कल एक बयान दिया अमेरिकन टेलीविजन को, जिसमें उसने कहा था कि हम गाजा स्ट्रिप में हमास का और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का विकल्प खड़ा कर रहे हैं। और विकल्पों में उसने यही कहा था कि इस तरह के लोग हैं, अबू शबाब का नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि ऐसे कई ग्रुप्स हैं जिनको हम गाजा में खड़ा कर रहे हैं, जो इजराइल के साथ कोऑपरेट करेंगे, साफ कहा था। और हम धीरे धीरे करके मिलिटेंसी को, यानी रेजिस्टेंस को, हम वहां खत्म करेंगे। और आज यह हो गया। अब इसके बारे में कोई क्या कहेगा, आप बताओ। इसके बारे में हम ना बताएं, और अगर हम थोड़ा सा उसको क्योंकि है सनसनीखेज, अगर सनसनीखेज तरीके से बता रहे तो क्या गलत कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, अब एक के बाद एक जो धक्का लगा है, उसको आप देख सकते हैं। इजरायली सोर्सेस साफ कह रहे हैं कि दिस इज वेरी बैड फॉर इजराइल। व्हाई इज इट बैड फॉर इजराइल? अबू शबाब वो गैंग मेंबर है जिसको ट्रंप ने कहा था। ट्रंप ने जब 11 अक्टूबर को संधि हुई थी, और उसके संधि के तुरंत बाद जब पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कई गैंग मेंबर्स को एलिमिनेट किया था अबू शबाब के, उस समय ट्रंप ने कहा था कि रेजिस्टेंस इज एलिमिनेटिंग वेरी इविल गैंग मेंबर्स। Trump on record called them evil, and he indirectly backed the resistance. Now, what do you say what can you say to that? I mean, what do you say to that?
ये बहुत बड़ा देखिए एक पूरा एक सवाल है सबके सामने। और ये जो बार बार बात आ रही है, कैन हिब्रू रेडियो मारिफ से आ रही है, वल्ला वेबसाइट से आ रही है, ये सब हिब्रू वेबसाइट्स है। और एक और जो जूइश सेटलर्स का प्लेटफॉर्म है हिब्रू, हुत्शुत अल वत्सन नुरा, हुत्शुत अल वत्सा नुरा, ये हिब्रू में। और उसी ने कहा कि कैसे ट्रैप हुआ, किस तरीके से एक इजरायली महिला बन के फिलिस्तीनी महिला ने अबू शबाब को इसको बुलाया, और ये येलो लाइन के अंदर ही हो सकता हो गया हो या उसके बाहर हुआ हो, ये दोनों संभावनाएं हैं। लेकिन है कि नहीं ये हैरत अंगेज एक घटना। अब इसके बारे में देखिए, लोग जब हम लोग बताते हैं तो ये सब इधर की उधर बात करते हैं, बड़े बहुत परेशान हो जाते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब दूसरी घटना जो राफा में हुई। राफा में 4 इजरायली सोल्जर इंजर हुए। ये आज 4 दिसंबर 2025 है। और मैं आपसे अपील कर दूं कि नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। 1000 कमेंट हमें चाहिए। ये देखिए, नया चैनल है, अभी खड़ा हो रहा है, इसको आपको आगे बढ़ाना है, मदद करनी है। अब यहां पर देखिए कि जो 3 दिसंबर की बात है कि 4 इजरायली सोल्जर घायल हो गए, एक आर्मर्ड व्हीकल में एक्सप्लोजन हो गया, और ये तो येलो लाइन के अंडर के नीचे हुआ है, बिल्कुल साफ। और इसमें जो है एक बड़ी बात यह हो गई है कि वहां पर जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लोग, मैंने आपको बताया था कि वो लोग टनल्स में हैं, वहां से निकल के उन्होंने एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाई और वापस टनल में आए, और इजरायली फोर्सेस उस एक्सप्लोजिव डिवाइस के ऊपर से उनके व्हीकल निकल गई, और दूर से वो देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस फाइटर्स निकल रहे हैं और जा रहे हैं। तब भी ये हो गया, और इसको लेके इजराइल ने मेरे ख्याल से वही जो बम्बार्डमेंट किया और जिसमें जला दिया, और बहुत सारी ऐसे कि 14 फिलिस्तीनी जो सिविलियंस शहीद हुए, और 2 बच्चे, सबसे जो दुखदाई बात है कि 2 बच्चे उसमें शहीद हुए। तो ये देखिए, ये एक पूरा एक साइकिल चल रहा। हालांकि मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टेंस ने ज्यादातर सिविलियंस को खतरे से बाहर अपने एरियाज में बुला लिया जहां रेजिस्टेंस का प्रोटेक्शन। लेकिन फिर भी एक इतनी बड़ी जनता है, 20 लाख लोग हैं वहां पर, कुछ हजार ऐसे इधर उधर छितरे हुए हैं, और हर कोई रेजिस्टेंस के कंट्रोल में भी नहीं है। एक हिस्सा है जो छितरा हुआ है इधर, भाई वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो वो एक समस्या है। इट्स ए ह्यूमन प्रॉब्लम, ह्यूमन ट्रेजेडी है ये। उसके बाद आप देखिए जो बड़ी चीज हुई है वो वेस्ट बैंक में जो और घटनाएं हुई। अच्छा, वेस्ट बैंक में और घटनाओं पर जाने से पहले आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो गाजा का है, जहां पर एक मास वेडिंग हुई है। यानी इतनी तबाही के बीच जो खुशी के कुछ लम्हे आए। ये देखिए, अच्छा एक और वीडियो मैं दिखाता हूं हिलरी क्लिंटन का। हिलरी क्लिंटन ने, अब ये तो खुल गया है ना, हिलरी क्लिंटन वगैरह ये खुल के इजराइल का साथ दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो जेनोसाइड की जो पिक्चर्स आई और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे छा गई, हम लोग को पता ही नहीं चला। टिकटॉक को ब्लेम कर रही है। टिकटॉक में जो इमेजेस आई पूरी दुनिया में छा गई, यंगर जनरेशन उससे स्वे हो गई। अरे तो इमेजेस क्या ऐसी आ गई? क्या वो इमेजेस रियल थी कि फेक? उसको टेस्ट कराओ। अब यही तो देखिए अजीब सी बात, पूरी दुनिया ने देखा। अरे दुनिया 8 बिलियन लोगों की है, उसमें कितने लोगों ने, पूरी यंगर जनरेशन होगी 2 या 3 बिलियन, उसने सब देखा पूरा, और उसने देख देख के एक अपना मन बनाया। वो लोग कोई बेवकूफ नहीं है, जनजी या जिसको आप कह लीजिए। तो इस तरीके की जो बात है वो समझ में नहीं आ रही। That our students, smart, well-educated young people from our own country, from around the world, where were they getting their information? They were getting their information from social media, particularly TikTok.
That is where they were learning about what happened on October 7th, what happened in the, days, weeks, and months to follow. That's a serious problem. It's a serious problem for democracy, whether it's Israel or the United States, and it's a serious problem for our young people. ये देखिए हिलरी क्लिंटन का बयान। अच्छा, अब आप देखिए जो वेस्ट बैंक पे हम आते हैं, जो बाकी कुछ घटनाएं हुई। एक तो देखिए यहां पर दूरा में, हिब्रॉन में आज इजरायली फोर्सेस ने रेड डाली तो वहां संघर्ष हुआ। कलकलिया में वाइड स्केल इनकर्जन हुए, यानी वहां पर कुछ घरों को भी तोड़ने के प्रयास हुए, कुछ वहां पर आगजनी भी हुई। ये सारी चीजें हुई, लेकिन यहां से भी इजरायली फोर्सेस को वापस हटना पड़ा। उसके बाद जो मस्फेर यत्ता साउथ ऑफ हिब्रॉन है, यहां पर जबरदस्त एक कन्फ्रंटेशन हुआ, और इस कन्फ्रंटेशन में जो पैलेस्टीनियन यूथ हैं, अब इसका बड़ा ब्लर्ड सा एक वीडियो है, पैलेस्टीनियन यूथ है, उन्होंने जम के वहां पर पत्थरबाजी की और इजरायली फोर्सेस के साथ मुकाबला किया। उसके बाद रमल्ला गवर्नरेट में सबसे पहले ये जो अफ्स बिन हरीत एक जगह है, वहां पर कुछ फिलिस्तीनियों को आईडीएफ और इजरायली सेटलर्स ने पहले मिलके उसको मतलब मारा, जान से नहीं मारा, उसको पीटा, उसके बाद मरा समझ के छोड़ गए, फिर वो लेकिन बच गया, और फिर उसके बाद काउंटर जो वहां से फिलिस्तीनी यूथ है उन्होंने काउंटर किया जबरदस्त तरीके से। कलकलिया में फिर दूसरी बार इजराइल ने कोशिश की, क्योंकि पहली बार में इजराइल घुस नहीं पा रहा था, तो उसने दूसरी कोशिश की, और वहां भी इजराइल को हार का सामना करना पड़ा। अब ये देखिए सच्चाई, इसमें जो आईडीएफ जहां जहां घुस जा रहा है, जहां जहां वो काम कर रहा है, वो सब अपनी जगह है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जहां वो पीछे हट रहा है वहां पर हम ना बताएं क्या? नहीं, हम बार बार ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये एक्चुअली यूट्यूब के लिए, कि ये सारी चीजें रिपोर्टिंग ही तो है ये, और क्या है। अच्छा, फिर आप देखिए अभी एक और आंकड़ा आया है कि पूरे नवंबर में 52 वायलेशंस, इजराइल कमिटेड 52 वायलेशंस अगेंस्ट पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट। फिर जो और आंकड़े आए हैं कि देखिए जब अभी 11 अक्टूबर का ट्रूस हुआ, उसके पहले 608 प्रिजनर्स इजरायली जेल में थे जो गाजा के थे। उसमें से 608 प्रिजनर्स थे, जो जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था, उसमें से 503 छोड़े गए। 100 ये गाजा के नहीं, ये ओवरऑल 608 प्रिजनर्स को लाइफ सेंटेंस था, 503 छुड़ा लिए रेजिस्टेंस ने, 114 अभी बचे। और उसमें आप जानते हैं मरवान बरगूती है, अहमद बरगूती, और भी उसमें अब्दुल्ला बरगूती हैं, और भी बड़े नाम हैं। फिर आप देखिए हम यहां पर आते हैं ईरान की खबर। ईरान ने पर्शियन गल्फ में एक बड़ी नेवल एक्सरसाइज की, और उस नेवल एक्सरसाइज का नाम उन्होंने अपने एक शहीद हज मोहम्मद नजेरी के नाम की। और फिर वहां पर जो अमेरिकन शिप्स थी पर्शियन गल्फ में, मतलब ये जो इजरायली शिप्स जो एक्सरसाइज कर रही थी, वॉर एक्सरसाइजेस, ये वहां तक गई जहां तक अमेरिकन शिप्स पर्शियन गल्फ में है। और पर्शियन गल्फ में है जो इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला हुआ था, उसमें एक हमला अमेरिकन शिप ने, जो कि पर्शियन गल्फ में थी, वहां से किया था। 3 हमले हुए थे ना, एक तो B-2 बॉम्बर्स उड़े थे उधर अमेरिका से, और इधर से पर्शियन गल्फ से भी मारा था, और टॉम हॉक मिसाइल्स। तो वो जो वहां तक इजरायली नेवी, पहली बार ऐसा हुआ है कि इजरायली नेवी वहां तक बढ़ी। दूसरी बात, एक और इजरायली गिरफ्तार हुआ है कि जो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था, और ये साफ साफ इसमें बात आ रही है कि वो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। शिन बेत को पता था, लेकिन शिन बेत को ये नहीं आइडिया हुआ कि ये इतना आगे बढ़ जाएगा। सर्वेलेंस वगैरह उसकी कर रहे थे, फिर बीच में छूट गई, क्योंकि सोचा कि ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि वो बड़े बड़े सीक्रेट्स वो लीक कर रहा था ईरान को। अब इस चीज से देखिए, कल भी मैंने इसका डिस्कशन किया था कि इससे क्या हो रहा है, इजराइल में एक पैनिक हो रहा है कि कैसे हम अपने लोगों को, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं ईरान असैसिनेट कर दे किसी को, ऐसे ही किसी एजेंट के थ्रू, जैसे इजराइल ने ईरान में किया, इरानियंस के थ्रू उनके टॉप लीडरशिप को एक 12 दिन की लड़ाई में पहले दूसरे दिन मारा था, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को भी मारा था। तो वो चीज इजराइल में अंदर वो भर गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा हो जाए। फिर आप देखिए जो एक
एक बड़ी अजीब सी एक फेक न्यूज आज चली कि इराक ने यमन और हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन कह दिया और उनके फंड्स फ्रीज कर दिए। और उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया इराक की तरफ से कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये बात जो खबर आ रही है इसको हम करेक्ट करेंगे। अब आप सोचिए कि इराक में मुझे भी वीजा नहीं मिला था जब हम जा रहे थे वहां पर आरबाइन फेस्टिवल के समय। तो उस समय भी हमसे कहा गया था कि इराक में बहुत बुरी तरीके से पेनिट्रेशन है गलत तरीके ताकतों का। और ये देखिए इस तरह की फेक न्यूज भी वहां से निकल जाती है। उसके बाद देखिए रशिया ने आज एक शर्वनोय जो एरिया है जपोरोजी रीजन में यूक्रेन का, उस पर कब्जा किया। और फिर देखिए जो बड़ी खबर मैं आपसे कह रहा था कि जो प्यूटिन इंडिया आए हैं, ये तो देखिए एक बड़ी चीज है, क्योंकि प्यूटिन के आने से एक ये होता है कि एक तो भारत का जो नजरिया है कि हम केवल एक कैंप में नहीं रहेंगे, हम रशिया और चाइना को भी एंगेज करेंगे, वो सामने आया। वो एक अलग बहस का विषय है, वो कितना सही है कितना गलत है। लेकिन आप सोचिए कि ये जो डिस्पेंसेशन है जिसने शुरुआत की थी खुल के इजराइल परस्ती और अमेरिकन परस्ती से, आज वो रशिया और रशिया को बुला ही रही है। भाई रशिया को एक तरह से मतलब प्यूटिन को होस्ट किया जा रहा है। प्यूटिन सन 2000 में भी आए थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय, और अभी भी आ रहे हैं। और इस समय इस बार कोशिश ये है कि चाइना से भी भारत की दोस्ती बढ़े। देखिए सीधी बात, इसको कोई कहेगा नहीं, लेकिन ये बात है कि चाइना के साथ, और जो ईरान रशिया चाइना जो एक ट्रायंगल बन रहा है उसमें भारत भी कहीं ना कहीं शामिल हो। भारत खुलेआम नहीं चाहता है शामिल होना, भारत ये चाहता है कि हम दोनों के साथ संबंध बना रखें और दोनों के प्रेशर्स को हम नेगोशिएट करें। तो ये देखिए सवाल है, ये एक भारत की पॉलिटिकल इकोनॉमी से भी जुड़ा सवाल है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत हद तक डिपेंडेंट है अमेरिका पे, और केवल इस एक्सपोर्ट के मामले में नहीं, जो इंटरनल इकोनॉमी है वो भी। हालांकि आत्मनिर्भरता की बात हो रही है और उसको लेके कुछ नए इनिशिएटिव शुरू हुए हैं, तो अभी देखना है कि स्थितियां किस तरफ जा रही हैं। दूसरी बात, जो यहां पर जो डोमेस्टिक पॉलिसी है अभी की सरकार की, जिसमें कहीं ना कहीं भेदभाव है, और उस भेदभाव को खत्म करने की बात है, और उसमें इस्लामोफोबिया का भी अभी भी उस तरह का मिल जाता है, ऐसे बयान आ जाते हैं। तो ये जो सारे पहलू हैं, इनको ये वक्त इनको देखेगा। लेकिन जो बड़ी खबर क्या है, जिससे मैं ये देखिए इसको क्लोज करूंगा, बड़ी खबर ये है कि इंडिया हैज फाइनलाइज अ $2 बिलियन डील टू लीज अ न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन फ्रॉम रशिया। एक $2 बिलियन की डील इंडिया ने रशिया से साइन की है, जिसमें मतलब या साइन होने जा रही है, जिसमें एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन रशिया लीज करेगा इंडिया को कम से कम 10 साल के लिए, इंडियन नेवी को। इसके लिए नवंबर में रशिया के शिपयार्ड में लोग गए थे, मतलब इंडिया से गए थे, उन्होंने इसका पूरा वो किया। और फिर यह है कि डिलीवरी इज एक्सपेक्टेड विद इन 2 years, 2 साल में उसकी डिलीवरी होगी। यह एक बड़ा डेवलपमेंट, क्योंकि इस एरिया में रशिया से ली हुई अटैक सबमरीन आ गई। उसका मतलब समझ रहे हैं आप, उसमें भारत जो मजबूत होगा वो तो हो गई, उसमें अमेरिका और इजराइल डर जाएंगे। तो इंडिया मतलब एक तरीके से जो अमेरिका चाह रहा था कि इंडिया उसका बेस बने, तो रशिया ने यह काम करके एक तरह से इंडिया को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बढ़ाया, मतलब एक धक्का दिया। और यही चीज देखिए एक बड़ी चीज है जो नेशनल इंटरेस्ट में है और जिसको लेके हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल हम फिर आपके आगे हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।